बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नसीब पवार से स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन। सबसे पहला जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, वुंडिंग एंड एक्सीडेंटल ट्रॉमा। इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे वुंडिंग एंड एक्सीडेंटल ट्रॉमा। फॉरेंसिक मेडिकल सर्टिफिकेशन विक्टिम की of wounding should not be undertaken without proper knowledge of the interaction between the weapon responsible जो है wounding के लिए और various tissue या part body के, मतलब उनकी knowledge होनी चाहिए। Besides, local response in the form of injury at the site of contact, generalized response body system के manifest होते हैं in the form and signs and symptoms must also be kept in mind. Medical practitioner further advise किया जाता है to embark upon such a task only at properly built and equipped जगह पर। सबसे पहले देखेंगे वुंड्स इंजरीज क्लासीफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेपन पे जो उसको कॉज करा रहे हैं या मैनर उसकी इन्फ्लिक्शन का यानी डैमेज का। फॉर्मल क्लासिफिकेशन है यानी जो वेपन जो है जो कॉज करा रहा है उसके हैज़ इट्स 2 टाइप्स ऑफ वुंड्स कॉज्ड बाय या तो सिंगल या मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स। 6.1 में देखें वेपन्स में अब सिंगल या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी वेपन में हम टाइप ऑफ वेपन भी उसका देखते हैं और एग्जीक्यूशनल या मैकेनिकल फोर्स वेपन की किस तरह की है और उसका वज़न और वेलोसिटी वेपन का किस तरह का है। जबकि लेटर जो है उसकी 3 टाइप्स है। लेटर कौन सा था? मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन। अब मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन के लिहाज से 3 टाइप कौन सी हैं? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, असॉल्ट थी बाय अदर या एक्सीडेंटल इंजरी थी, मतलब खुद ही किया था असॉल्ट अदर या एक्सीडेंटल। सबसे पहले मैकेनिकल इंजरीज़ देखें। मैकेनिकल इंजरीज मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर करती हैं टाइप ऑफ वुंड्स। मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर टाइप ऑफ वुंड है हैविंग वेरिड अपीयरेंस। मैनी फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं उनकी शेप को और ये फैक्टर वेपन भी हो सकते हैं या पार्ट स्ट्रक, मतलब इनकी मैकेनिकल इंजरीज़ की जो शेप को कंट्रोल करता है उन फैक्टर्स में या वेपन भी हो सकता है या कोई हिस्सा जो स्ट्रक हो गया है वो भी हो सकता है, उस शेप को कंट्रोल करता है। ये टेबल 6.1 है, इसमें शोन है वुंड्स के 2 टाइप्स हैं, सिंगल कॉजेटिव फैक्टर के वुंड होते हैं और मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर के। अगर सिंगल कॉज वाला कोई फैक्टर है तो उसमें मैकेनिकल भी हो सकता है या अदर भी। मैकेनिकल में या तो कोई ब्लंट चीज़ से हुआ है या शार्प चीज़ से हुआ है। शार्प है तो वो पेनिट्रेटिंग शार्प भी है या कटिंग शार्प भी हो सकता है। अगर मैकेनिकल से नहीं हुआ अदर किसी से हुआ तो उसमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में हमें पता है कि वुंड हीट से भी हो सकता है, हीट होगी तो फ्लेम से हो सकता है या हॉट लिक्विड से या कोल्ड से भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी वुंडिंग होती है, लो वोल्टेज वाली से भी, हाई वोल्टेज से भी। लो वोल्टेज में लूज कॉन्टैक्ट वाली से अलग होगी, फर्म कॉन्टैक्ट से अलग होगी। रेडिएशन से होती है आर्टिफिशियल या नेचुरल। आर्टिफिशियल में नॉन आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब कोरोसिव भी वुंडिंग कराते हैं, एसिड भी हो सकता है या एल्कली भी। अब ये हो गए सारे सिंगल कॉजेटिव फैक्टर वाले वुंड। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉजेटिव में, अगर ब्लास्ट भी हो सकता है, फायर आर्म भी। फायर आर्म में शॉटगन यूज़ होती है या राइफल भी हो सकती है। राइफल भी अगर लो वेलोसिटी में यूज़ हुई है उसकी वुंडिंग हाई वेलोसिटी वाली वुंडिंग। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। अब टाइप एंड शेप ऑफ वुंड वेपन, तो वो जो है वो कंट्रोल करता है ज़ख़म की शेप को, वुंड की शेप को। कौन? टाइप और शेप ऑफ वेपन। एग्जाम्पल है इंजरी जो प्रोड्यूस होती है शार्प, ब्लंट या तो और फायर आर्म वेपन से। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन इंटरेक्शन बिटवीन वेपन एंड अ पार्ट ऑफ बॉडी टू डिटरमाइन द आउटकम। 2 मैनर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं फोर्स के टू अ पार्ट ऑफ बॉडी, डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फोर्स होगी तो वो प्रोड्यूस करेगी ऐसा वुंड, ऐसा जख्म एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्स, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स है उतना ज़्यादा। एंड सच इंजरीज एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट आर कॉल्ड, उनको हम कहेंगे इम्पैक्ट इंजरीज। जाहिर सी बात है जितना एक्सटेंट ऑफ फोर्स था उतनी इंजरी होगी, तो जितनी जिस साइट ऑफ इम्पैक्ट पे हुआ है तो उसको कहेंगे इम्पैक्ट इंजरी। एग्जांपल इंजरीज जो प्रोड्यूस होती हैं क्लब से, डंडा होता है, किक या ब्रिक से एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये रिजल्ट करेगी ऐसी इंजरी में एट अ प्लेस जो अवे होगी साइट ऑफ इम्पैक्ट से। अब जैसे स्ट्रेच लेसरेशन होती हैं और डेसेलरेशन इंजरीज होती हैं चेस्ट की, क्रेनियम की, वो एग्जांपल होती है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। नेक्स्ट देखें वेट एंड वेलोसिटी एजेंट की, तो वो डिटरमाइन करती है वुंडिंग की पावर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट की, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज़ ½ mv²। ब्रिक, डंडा यानी क्लब और बुलेट, सारों को काइनेटिक एनर्जी चीफली प्रोपोर्शनेट है उनके वज़न के हिसाब से और उनकी वेलोसिटी के हिसाब से। ये बात हमें पता है, कॉमन सी बात है।
बुलेट को ज़्यादा वेलोसिटी होती है हमें पता है, तो वो शेल इट शेल प्रोपोर्शनेटली प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसी भी बॉडी के पार्ट का कंस्ट्रक्शन होता है विथ वेरियस टिश्यूज़। डिज़ाइन पार्ट का उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टू इट्स बिहेवियर रिजल्टेंट फ्रॉम अ स्ट्राइक बाय अ वेपन। ह्यूमन बॉडी जो है ना वो कंपोज होती है मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से, जो या तो सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं स्किन की तरह, फैट भी हो सकता है, मसल हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन हो सकता है, या रिलेटिवली रिजिड या लेस इलास्टिक लिगामेंट या कार्टिलेज भी हो सकता है, या हार्ड कोई लिमिटेड इलास्टिसिटी वाला जैसे बोन भी हो सकती है। तो इलास्टिसिटी बोन्स की जो है वो डिपेंड करती है एज बंदे की, मतलब पर्सन की एज कितनी है तो उस हिसाब से इलास्टिसिटी होगी, और एक्सटेंट कैल्सिफिकेशन का। इन्फेंट की अब जैसे बोन है तो वो इलास्टिक होती हैं बनस्पत एडल्ट्स एंड ओल्ड पर्सन के, जो ब्रिटल हो जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं, एडल्ट्स की और ओल्ड की इजीली टूट जाती हैं, तो बच्चों की ऐसी नहीं होती। शेप बोन की लंबी भी हो सकती हैं जैसे लिम्स की, और रिब्स जो होती हैं उनकी, या प्लेट की तरह भी हड्डी हो सकती है जैसे वॉल्ट ऑफ द स्कल की, या क्रेस्ट की तरह भी हो सकती है जैसे इलियम की, या छोटी भी हो सकती हैं और इरेगुलर जैसे पेक्यूलियर शेप होती है जैसे स्मॉल बोन्स हमारी हैंड्स एंड फीट की। तो ये शेप जो है अलोंग विथ अपनी साइज़ और अपनी डेंसिटी के हिसाब से, तो उनका आउटकम भी उसी तरह का होता है, उस पर इसके साथ इसका रिलेशन है, ये डिपेंड करता है उस पर। नेक्स्ट है कि बेस्ड अपॉन द डिज़ाइन a part of the body may be compact as in limbs or a cavity as in the abdomen। तो हम मतलब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पढ़ रहे थे ना, तो उसके लिहाज से पार्ट ऑफ बॉडी या तो कॉम्पैक्ट भी हो सकता है जैसे लिम्ब हो गए, कैविटी भी कोई हो सकती है पार्ट ऑफ बॉडी में, एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गई, क्रेनियम की कैविटी हो गई। तो इन कैविटीज़ में ऑर्गन रखे हुए हैं जो डिफरेंट शेप के हैं, उनकी डिफरेंट कंसिस्टेंसी है, जो डिफरेंट तरह के टिश्यू से बने हैं, क्योंकि डिज़ाइन ऑर्गन का डिफरेंट कैरेक्टर होता है, हर किसी के पास अपना डिफरेंट कैरेक्टर होता है। तो लिवर, स्प्लीन, किडनी सॉलिड होते हैं, लंग्स स्पंजी होते हैं, उनमें हवा होती है, एयर होती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे हार्ट में, गाल में, यूरिनरी ब्लैडर में हॉलो सैक्स होती हैं जिनमें फ्लूइड या सेमी सॉलिड डिफरेंट डेंसिटी का होता है उनमें, जैसे ब्लड इन द हार्ट, बाइल इन द गाल ब्लैडर, वाटर मिक्स्ड फूड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एंड यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। इम्पैक्ट विथ अ क्लब एक डंडा होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं। इम्पैक्ट विथ अ क्लब हैविंग सम फोर्स, और उसकी कुछ डायरेक्शन भी है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे, डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस पे प्रोड्यूस करेगी इंजरीज डिफरेंट शेप्स की, ये मैं पता है। इम्पैक्ट फोरहेड पे अब बना देगी लेसरेशन, जबकि उसी तरह का इम्पैक्ट बटक पे प्रोड्यूस करेगा ब्रूज। ये डिफरेंस शेप वोन की में जो आया है वो आया है ड्यू टू डिफरेंस इन द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, उसका डिफरेंस है। अब फोरहेड में स्कैल्प भी है, स्ट्रेच जो हुआ है एक बोन पे, जबकि बटक कंप्राइज करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का, स्किन का, फैट का, मसल्स आ गए इसमें। हिप बोन्स विद इन आर डीपली ब्रूज्ड, अब उसके अंदर जो हड्डी है वो डीपली ब्रूज्ड होगी, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट तरह का होता है इम्पैक्ट या आउटकम। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू। तो इस टेबल में हमने देखा, अब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देख लिया ऑफ टिश्यू, फैक्टर अफेक्टिंग द अपीयरेंस ऑफ वुंड। अब रेजिस्टेंस टू द टिश्यू देखें। टिश्यू की जो रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल करती है आउटकम को, कैसे, यानी वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है। रेजिस्टेंस कैसे कंट्रोल करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू कैसे कंट्रोल करती है आउटकम को, यानी वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ द सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है, और एबिलिटी उस हिस्से की कि वो अब्जॉर्ब कर रहा है फोर्स को बिना किसी डैमेज के। सॉफ्ट और इलास्टिक टिश्यू हमें पता है जैसे हमारी स्किन हो गई, मसल हो गया, वो अब्जॉर्ब कर देंगे स्ट्राइकिंग फोर्स को अच्छी तरह से इफेक्टिवली विदाउट बीइंग इंजर्ड, जबकि उसी तरह से अगर हार्ड और इनइलास्टिक टिश्यूज़ हैं जैसे हमारी बोन हो गई तो वो फ्रैक्चर हो जाएगी सेम फोर्स के साथ, यानी रेजिस्टेंस ऑफ टिश्यू का भी रोल है। और अभी थर्ड पार्ट है मूवमेंट ऑफ द पार्ट स्ट्रक। इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्ट स्ट्रक ये अप्रिशिएट हो सकता है बाय नोटिंग द डिफरेंस इन द वुंड प्रोड्यूस्ड व्हेन पार्ट इज स्टेशनरी और इन मोशन, उसका डिफरेंस देखेंगे, जब वो स्टेशनरी था या मोशन। डिफरेंस बेस्ट मैनिफेस्ट होता है जब कैविटी बॉडी की जैसे हेड हो गया या चेस्ट हो गई वो इन्वॉल्व हो। स्ट्राइक स्टेशनरी हेड पे प्रोड्यूस करेगा इंजरी स्काल्प की एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट पे, और डैमेज एक्सटेंड करेगा इवन डीपर स्ट्रक्चर्स में जिसमें बोन भी आ जाती है, ब्रेन भी आ जाता है, बट नो वेयर एल्स। 6.3 में देखिए, इम्पैक्ट इंजरी टू द स्टेशनरी हेड, ये स्काल्प भी हो गया, बोन भी हो गई, ब्रेन भी हो गया, ये मूविंग ऑब्जेक्ट था, ये हेड लेकिन स्टेशनरी था, तो मतलब मूवमेंट
पार्ट ऑफ द बॉडी भी डिपेंड करती है। अब उसको फर्दर एलेबोरेट करें कैसे, तो जैसे ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर मूविंग हेड स्ट्राइक करे, मतलब अब हेड मूव कर रहा है, मूविंग हेड स्ट्राइक करे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है लेकिन हेड मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट ट्रॉमा जो है वो कॉम्बिनेशन होगा इम्पैक्ट इंजरी का एंड एडिशनल डिसेलरेशन इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। कौन सा इफेक्ट? डिसेलरेशन इफेक्ट टू कंटेंट ऑफ द क्रेनियम एट द टू साइड्स इन्वॉल्विंग बोथ द मेम्ब्रेन भी होगी इन्वॉल्व, इसमें ब्रेन सब्सटेंस भी इन्वॉल्व होगा। ऐसी इंजरीज मेम्ब्रेन्स को और ब्रेन को होती हैं ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेन कॉज्ड बाय कंसंट्रेशन एंड रिफ्रैक्शन या कैविटेशन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द ब्रेन मैटर। इंजरी इमीडिएटली बिलो द साइट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड कोप इंजरी। यानी जैसे अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, ये मूविंग हेड था, ये जैसे लगा, तो यहाँ पे अगर इंजरी जो हुई इमीडिएटली बिलो द साइट ऑफ इम्पैक्ट पे, वो कोप हो गई, कोप इंजरी। एंड अनदर एट अ पॉइंट डायगनली ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से, इट इज़ कॉल्ड काउंटर कोप इंजरी। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। तो ये मोस्ट कॉमनली मेट होती है इन मेडिको लीगल प्रैक्टिस रिजल्टेंट फ्रॉम फिजिकल असॉल्ट एंड एक्सीडेंटल ट्रॉमा अकरिंग ऑन रोड, रेल एंड इन द इंडस्ट्री आर डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले अब्रेजन पढ़ेंगे। अब्रेजन एक्सट्रीमली ट्राइवियल फॉर्म ऑफ डैमेज होता है। ट्राइवियल का मतलब होता है ट्रीवियल का मतलब होता है मतलब लिटिल इंपॉर्टेंस वाला, अनइम्पोर्टेंट। तो ये अनइम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ डैमेज होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है ज़्यादातर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द स्किन पे। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स कॉजेशन, यानी जब हार्ड रफ ऑब्जेक्ट प्रेस होता है अगेंस्ट बॉडी सरफेस पे और मूव होता है तो अब्रेजन प्रोड्यूस होती है। 6.5 में देखें, हार्ड और रफ सरफेस है, प्रेस्ड हुआ, मूव होता है अगेंस्ट द बॉडी, तो ये अब्रेजन प्रोड्यूस हो गए। तो देयर आर 3 सब टाइप, मूविंग, इम्प्रिंट एंड फ्रिक्शन अब्रेजन। सबसे पहले मूविंग अब्रेजन पढ़ें तो ये इंडिकेट करती है डायरेक्शन अब्रेजिव फोर्स की। मूविंग अब्रेजन इंडिकेट करती है डायरेक्शन अब्रेजिव फोर्स की, शोइंग हीपिंग या पाइलिंग अप एपिडर्मिस की एट अ फार एंड, यानी वो उधर पाइल अप हो जाएगी एपिडर्मिस। अपीयरेंस जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल इस वैरायटी की है स्क्रैच जो किसी नाखून की वजह से प्रोड्यूस होता है या पिन या कांटे की वजह से। अनदर एग्जाम्पल जो है अब्रेजन की वो है इरेगुलर रिमूवल एपिडर्मिस का जो होता है ड्यूरिंग ड्रैगिंग ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट द रफ ऑब्जेक्ट, जैसे रोड पे, एज सीन इन द व्हीकुलर एक्सीडेंट। इस एब्रेजन को ग्रेज भी कहते हैं। दूसरी होती है इम्प्रिंट अब्रेजन। ये भी एक तरह की है जो इंडिकेट करती है पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट, यानी जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉज किया। एग्जाम्पल इस वैरायटी की इम्प्रिंट जो बूट की वजह से होता है, बूट हील, रफ स्टिक से, दांतों की वजह से जैसे बाइट में होता है इम्प्रिंट। पैटर्न इन अब्रेजन का जनरली प्रोवाइड करता है गुड कोरोबोरेटिव एविडेंस अबाउट द कॉजेटिव एजेंट की वजह से, कॉजेटिव एजेंट क्या था, क्योंकि इम्प्रिंट आ जाता है ना एक तरह से। दूसरा है फ्रिक्शन अब्रेजन। ये इंजरी प्रोड्यूस होती है लाइगेचर से, जैसे रस्सी कंधे पे हो या किसी के नेकलेस की वजह से, स्ट्रैंगुलेशन वगैरह में। ये इंडिकेट करती है दोनों मूवमेंट को भी और इम्प्रिंट लाइगेचर का भी, इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, इसीलिए कॉजिंग बोथ द इंटेंट एंड फ्रिक्शन रब एंड प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइगेचर मटीरियल। Removal of the epidermis during the postmortem period may also occur, and this postmortem abrasion does not show seepage of serum or blood, उसमें से नहीं होगी। एंटीमोर्टम अब्रेजन जो है वो इजीली डिफ्रेंशिएट की जा सकती है पोस्टमार्टम अब्रेजन से बाय द प्रेजेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन। पोस्टमार्टम अब्रेजन फेंटर होती है कलर में, वो फेंट होगी और पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो पार्चमेंट अपीयरेंस एक्वायर करेगी, जबकि एंटीमोर्टम में वाइटल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये फिगर है, आप पिक्चर देख लें, कलर ऑफ एटलस फॉरेंसिक मेडिसिन से ये मैंने पिक्चर ली है। तो इसमें देखिए शोन है एंटीमोर्टम अब्रेजन। कैसे पता चल रहा है कि ये ऊपर दो पिक्चर्स जो है एंटीमोर्टम है, क्योंकि इसमें रेड डिस्कलरेशन है जो हेमरेज को इंडिकेट कर रही है, जबकि नीचे वाली पिक्चर्स देखिए ये लार्ज येलो अनेमिक पोस्टमार्टम अब्रेजन है विदाउट रेड डिस्कलरेशन। ठीक है, तो ये हेमरेज को इंडिकेट नहीं कर रही, तो ये पोस्टमार्टम होगी। इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लास्ट इसकी एज ऑफ अब्रेजन देखें तो ये डिफ़िकल्ट होती है टू एस्टिमेट, स्पेशली जब सुपरफिशियल ड्राई हो, मतलब जब अब्रेजन सुपरफिशियली हो और ड्राई भी हो। अब्रेजन क्योंकि ना जल्दी हील करती है, परमानेंट मार्क नहीं छोड़ती। एस्टिमेशन उसकी एज की डिपेंड करती है चेंजेस जो टेक प्लेस कर रहे हों इन द इफ्यूज सीरम विच मे आल्सो ओकेजनली गेट मिक्सड विद द ब्लड। द फ्लूइड व्हेन ड्राई वेरीज इन कलर फ्रॉम स्ट्रॉ टू येलो टू ब्राउन।
डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड, और ये फॉलो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉफ्ट स्कैब इन अबाउट 2 days। 2 दिन में एक सॉफ्ट स्कैब बन जाता है जो हार्डन हो जाता है अगले 3 से 4 दिन में। हार्ड स्कैब रिट्रैक्ट करेगा और अगले 3 से 4 दिनों में फाइनली वो फॉल अवे हो जाएगा। टाइम रिलेशन इन चेंजेस का वेरिएबल है, येट इज़ द इंडिकेटर फॉर द ड्यूरेशन, लेकिन ये मतलब ड्यूरेशन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है ब्रूज या कंट्यूजन। ये क्लोज्ड वुंड होता है जो होता है ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज़, यानी टिश्यू में ही होगी विदाउट सॉल्यूशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इंटरनली ही ब्लीड होता है। ये ज़्यादा कॉमन होता है विद बॉडी सर्फेसेज, विद ऑन द बॉडी सर्फेसेज, लेकिन ब्रूजिंग इंटरनल ऑर्गन्स की जैसे लिवर की, किडनी की भी होती है। दो स्किन ब्रोकन नहीं होती येट स्ट्रक्चर्स स्किन के सबकुटेनियस टिश्यू या अदर स्ट्रक्चर्स बीनीथ इट डिपेंडिंग अपॉन उसकी डेप्थ के हिसाब से डैमेज होते हैं। एक्सट्रावाजेशन ब्लड की ब्रोकन ब्लड वेसल से स्प्रेड कर जाती है सराउंडिंग टिश्यू में। एन इम्पैक्ट बाय अ ब्लंट वेपन से प्रोड्यूस कर देता है, ब्लंट होता है जो शार्प नहीं होता, ब्लंट वेपन से जो होगा तो प्रोड्यूस करता है शार्प इंडेंटेशन स्किन की और अंडरलाइन टिश्यूज़ की भी इंडेंट हो जाते हैं इस तरह, विच आफ्टर रिकॉयल बिकम स्वॉलन, जब वो हट जाएगा तो रिकॉयल हो जाएगा और वो स्वॉलन हो जाएगा, रेड हो जाएगा कलर में, पेनफुल होगा टू टच। अ ब्रूज में एक्वायर द शेप ऑफ अ वेपन, यानी उस ब्रूज को वेपन की ही शेप आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। सिवियरिटी ब्रूज की डिपेंड करती है 3 पे, एक तो अमाउंट जितनी फोर्स अप्लाई हुई थी, टाइप अंडरलाइन टिश्यू का कौन सा था, एज और स्टेट हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल की क्या थी, क्योंकि जब देखो ना ब्लड जो है वो स्प्रेड कर जाएगा लैक्स टिश्यू में ज़्यादा इजीली एज कैन हैपन इन द एरिया अराउंड द